हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज जनरल साइंस के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस रेलवे के पिछले एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां से आप पिछले सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर कम हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है। तो जो अम्ल होते हैं वो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, एक तो होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पानी में घुलते हैं तो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और वो ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। और इसी की जगह पे दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो वो कम हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या है, ये जो है प्रबल अम्ल है, तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करेंगे। एसिटिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल है, तो यही पूछा गया कौन इसमें कम हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरका में, सिरका में पाया जाता है और इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो कौन सी नॉन मेटल है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 35, तो ये अकेली एक ऐसी अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। इसका रंग होता है लाल भूरे रंग का, इसका जो है कलर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो है रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है। और कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे पारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो है रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। और यह जो है एक धातु है, एक अकेली ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है। और कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, तो गैलियम, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको अगर आप हथेली पे रखेंगे तो वो पिघल जाएंगी और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो धातु के रूप में, मतलब ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम प्रतिरोध में रखा जाता है, तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे धारा नहीं आवेश पूछा गया है। ठीक है, 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, क्योंकि ऑप्शन भी जो है कूलाम में दिए गए हैं, तो ये जो है यानी कि आवेश पूछा गया है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो है आई का मान क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, Q क्या है, यहाँ पे आवेश होता है Q, और T क्या है, तो टाइम है। ठीक है, तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें निकालना क्या है, Q का मान निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा। I का मान कितना दिया गया है, 2 एम्पियर दिया गया है, और T कितना दिया गया है टाइम, तो 1 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो 1 मिनट को हम सेकंड में यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी कि 120 कूलाम ये आ जाएगा आवेश का मान। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मीथेन है CH4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर इसको हम जलाते हैं तो इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होगी, ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो यहाँ पे बनता है CO2 और इसके अलावा H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यहाँ पे हमें वैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाना होगा और यहाँ पे भी 2 लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक भिन्नता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा भिन्नता होने के चांसेस होते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में उतनी भिन्नता नहीं हो पाती है। अलैंगिक प्रजनन जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो इनमें भिन्नता के चांसेस कम होते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान कोई भी पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है, यानी कि भार जो है महसूस नहीं होता। तो भार हमें महसूस क्यों होता है? तो मान लीजिए हम किसी सरफेस पर अगर खड़े होते हैं तो ग्रेविटी जो है हमें अपनी ओर खींच रही होती है, तो इस कारण से हम उस सरफेस पर एक बल लगा रहे होते हैं, वो बल m×g के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो न्यूटन के नियम के अनुसार समान और विपरीत दिशा में हमारे ऊपर भी बल लगेगा। ठीक है। तो जो बल लगता है, जो प्रतिक्रिया बल होता है जो सरफेस की तरफ से हमारे ऊपर लगेगा, वही जो है महसूस होता है हमें, तो इसके कारण हमें भार महसूस होता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई सरफेस ही ना हो और हम ऐसे मुक्त रूप से गिरते चले जाए तो हमको क्या महसूस होगा? भारहीनता महसूस होगी। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो लड़की है ये लिफ्ट में खड़ी है, तो इसको जो है इस समय भार महसूस होगा। लेकिन अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यहाँ पे मान लीजिए लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, तो लिफ्ट जो है फ्री तरीके से गिरने लगेगी, यहाँ पे फ्री फॉल होने लगेगा। तो इस स्थिति में इसको क्या महसूस होगा? इसको अपना भार महसूस नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारहीनता। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है क्या है? ये एग है, यानी कि अंडा है, और ये क्या होता है? मादा युग्मक। ये मादा युग्मक होता है, और ये यहाँ पे स्पर्म यानी कि शुक्राणु है जो कि नर युग्मक होते हैं, और ये मिल करके एक जायगोट बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जायगोट ही जो है विकसित होकर के भ्रूण बन जाता है। तो शुरुआती स्थिति में जो भ्रूण होता है, इसको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको जो है पोषण प्राप्त होता है मादा युग्मक से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा युग्मक, यानी कि अंडे से इसको जो है भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा जो कि सरल ऊतक का एक प्रकार होता है पौधों में, जो कि पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, और ये जो है मृत कोशिकाएं होती हैं, यानी कि डेड सेल्स होती हैं, और इनकी कोशिका भित्ति जो है बनी होती है सेल्यूलोज से और लिग्निन से बनी होती है, और इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। तो इसमें जो ये कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिग्निन। ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा जो है आपका, ये नारियल की जो छाल होती है इसमें पाया जाता है। ये अखरोट है, तो अखरोट का जो ऊपर का कवर होता है उसमें पाया जाता है। और जो पौधों की छाल होती है, जो कठोर छाल होती है काले रंग की, तो वो भी जो है क्या होती है? स्क्लेरेनकाइमा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो विद्युत का तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका जो रूल दिया था वो जूल ने दिया था, जिसको जूल हीटिंग इफेक्ट लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होता है? तो H=I² RT के बराबर होता है। ठीक है। I यानी कि विद्युत धारा, R यानी कि रेजिस्टेंस, और T यानी कि कितने टाइम तक जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है। तो उस पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म होगी। ठीक है। तो जो विद्युत का तापीय प्रभाव है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं जो गर्म हो जाती हैं, तो वो यानी कि उसके तापीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक घंटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन है, तो ये तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर है, तो ये भी तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। और इलेक्ट्रिक केतली है, तो ये भी आधारित होता है। इलेक्ट्रिक घंटी जो है ये तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित होता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के समय कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और इसमें संचरण होता है संपीड़न और विरलन के माध्यम से। संपीड़न और विरलन के माध्यम से इसमें संचरण होता है। तो संपीड़न जो है कहलाता है, जो उच्च घनत्व का क्षेत्र होता है उसको संपीड़न कहते हैं, यानी कि कंप्रेशन, और विरलन को क्या कहते हैं? रियरफैक्शन। तो इसमें क्या होता है? माध्यम के कण पास पास आ जाते हैं। ठीक है। इसी को कहते हैं संपीड़न। और जहाँ पे माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसको विरलन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे माध्यम के कण, यहाँ पे आप देख सकते हैं पास पास में है, तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन है और बाकी यहाँ पे विरलन है। तो इसी तरीके से जो है ध्वनि संचरित होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़न। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो तत्व क्या होते हैं? तत्व एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम, कॉपर और ऑक्सीजन ये सभी क्या है? ये तत्व हैं। पानी क्या है? तो पानी जो है H2O, ये क्या है? ये यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? कंपाउंड यानी कि यौगिक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हीलियम है और कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो ये सभी जो है तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वो डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं घर्षण द्वारा जो कार्य होता है वो किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कार्य आपको पता है कि खर्च की गई जो ऊर्जा होती है वही कार्य होता है, और कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ऊर्जा के बारे में आपको पता होगा कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है। इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो ये जो है ऊर्जा स्थानांतरण का नियम होता है। तो घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी? तो आपने देखा होगा जब घर्षण होता है तो जो है गर्मी उत्पन्न होती है, ताप उत्पन्न होता है। जैसे आप अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे तो हथेलियाँ थोड़ा गर्म हो जाएंगी। ठीक है, या कभी भी कोई भी घर्षण होता है, मशीनों के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनमें घर्षण होता है तो वो भी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। तो इनमें से प्रकृति में कभी अकेले कौन नहीं होता? दिया गया है बल, वेग, गति और दबाव। तो बल जो है कभी अकेले नहीं होता है। आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु द्वारा भी समान और विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, तो बल जो है कभी अकेले नहीं होता। उसके साथ जो है प्रतिक्रिया बल हमेशा होता है। जो समान और विपरीत बल लगता है उसको क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया बल। तो बल हमेशा प्रतिक्रिया बल के साथ होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारियों को क्या पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि उनको सेल्यूलोज का पाचन करना होता है। जो वो घास खाते हैं, भूसा वगैरह खाते हैं, तो उसमें सेल्यूलोज होता है जो कि आसानी से पचता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी होती है ताकि भोजन उसमें काफ़ी देर तक पड़ा रहे। ठीक है, तो इसीलिए जो है उनकी छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। और उनकी आंत में जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो भी सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है रूमिनोकोकस। ठीक है, रूमिनोकोकस जो है ये बैक्टीरिया होता है जो शाकाहारी जीवों की आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में, और ये सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण, जो कि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? तो हमारे कानों में क्या पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण हम कानों को आराम से मोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थियाँ। उपास्थियाँ यानी कि कार्टिलेज। ठीक है, तो जो अस्थियाँ होती हैं वो तो कठोर होती हैं, लेकिन उपास्थियाँ जो है लचीली होती हैं और मुलायम होती है। तो इसी के कारण जो है हम अपने कानों को मोड़ सकते हैं। तो ये कानों में, नाक में, और इसके अलावा जो हमारी हड्डियाँ होती हैं तो उनके जॉइंट्स के बीच में जो है कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है फाइबर से, कोलोजन फाइबर और इलास्टीन फाइबर से ये कार्टिलेज बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे दिया गया है कि अवतल दर्पण है और उसके वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है अवतल दर्पण है और ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो जब भी हम वक्रता केंद्र पर ही किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा होता है। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा तो ये वस्तु के बराबर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी?
तो जो द्रव्यमान संख्या होती है एटॉमिक मास, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या भी कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द्रव्यमान संख्या 39 है, यानी कि एटॉमिक मास कितना है 39, और परमाणु संख्या कितना है 19 है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 39 माइनस 19 हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा तत्व चौथे पीरियड का है और दूसरे ग्रुप का है। तो जो सेकेंड ग्रुप होता है इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसकी शॉर्टिक है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, ये शॉर्टिक होती है, इससे आप इनके सभी तत्वों को आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर है बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर ये है स्ट्रोंटियम, फिर है बेरियम और ये है रेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौथे पीरियड में कौन सा होगा, सेकेंड ग्रुप जो है ये दूसरे आवर्त से शुरू होता है, तो ये सेकेंड पीरियड हो जाएगा, ये थर्ड पीरियड हो जाएगा, थर्ड पीरियड में आपका हो गया मैग्नीशियम, फोर्थ पीरियड में हो जाएगा कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर पता है आपको तो भी आप आराम से बता सकते हैं कि ये किस पीरियड का तत्व है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो जो कक्षाओं की संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो आवर्त को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 4 कक्षाएं हैं, तो यानी कि ये चौथे आवर्त का तत्व है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 10 2 12, तो इसमें 3 कक्षाएं हैं, तो यानी कि ये तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप बता सकते हैं कौन से पीरियड का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। तो एसिडिटी का मतलब क्या हो गया कि एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर हम ज़्यादा उल्टा सीधा खा लेते हैं तो एसिड बढ़ जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खट्टी डकारें आती हैं, गले में जलन होती है और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जब भी एसिड को न्यूट्रल करना हो तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना होगा, क्षार का प्रयोग करना होगा। ठीक है, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्षार का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे जो है क्षार क्या होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है, एक क्षार होता है। तो अगर हम इसका घोल लेंगे तो ये हमारे पेट में जो एसिड ज़्यादा है उसको ये न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा का घोल। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है। तो हाइड्रोकार्बन फैमिली, कोई भी फैमिली लेते हैं, जैसे कि एल्केन फैमिली हमने ले लिया यहाँ पे, जिसमें मेथेन होता है सबसे पहले CH4, फिर जो है C2H6 होता है यानी कि एथेन, फिर जो है C3H8 होता है यानी प्रोपेन, और C4H10। ठीक है, C4H10 यानी कि ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन का एक एटम है मेथेन में, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है। तो पिछले से कितने एटम का अंतर है, तो यहाँ पे 1 एटम का अंतर है। ठीक है, एक एटम का अंतर है, तो C का हमने 1 एटम ले लिया कार्बन का। और हाइड्रोजन में देखेंगे तो 2 एटम का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो 2 एटम का अंतर है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम। तो यानी कि हर कंपाउंड अपने पिछले कंपाउंड से कितना ज़्यादा है, CH2 ज़्यादा है। ठीक है, इतने का अंतर है, CH2 का अंतर है। और CH2 को हम क्या कह सकते हैं, तो इसको कहेंगे मेथिलीन। ठीक है, जैसे CH4 होता है मेथेन, वैसे CH2 अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे, मेथिलीन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथिलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें से किसको जो है पानी में घोलेंगे तो जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसमें जब हम पानी मिलाते हैं
तो ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम को फॉर्मूला होता है COSO4.2H2O। ठीक है, तो ये जो है क्या है, जिप्सम। और इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो जिप्सम यानी CaSO4 × 2H2O, इसको अगर हम 150 डिग्री सेल्सियस पर लगभग अगर गर्म करते हैं तो ये जो है टूट जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और वाटर में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि POP और वाटर में टूट जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है। तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला होता है, मेथिल अल्कोहल का होता है CH3OH और एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है और ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोकार्बन है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपने से पिछले वाले हाइड्रोकार्बन से कितने ज़्यादा होते हैं, तो उनमें अंतर होता है CH2 का अंतर होता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यानी कि कार्बन के 1 एटम का अंतर है। और हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 एटम है इसमें, और इसमें 5 1 6। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 6, तो 2 एटम का अंतर है। तो यहाँ ठीक है, H2 का अंतर है। CH2 का कुल मिला के अंतर होता है एक हाइड्रोकार्बन से दूसरे हाइड्रोकार्बन में जो आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो मेथिल के बाद एथिल अल्कोहल ही आएगा, तो यहाँ पे जो है CH2 का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताना है, यहाँ पे आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होगा ये बताना है। तो CH2 का अंतर होता है, इसी का हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो कार्बन का जो है 1 एटम का होता है 12U। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन के 1 एटम का होता है 1U, लेकिन यहाँ पे 2 एटम है तो 1 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2। तो 12 2 14 एटम का अंतर होता है। ठीक है, 14 इकाइयों का अंतर होता है, 14U का अंतर हम कहेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 14U। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, दिया गया है 10 किलोग्राम का द्रव्यमान 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ इंटू mv² होता है, mv²। तो यहाँ पे हाफ m कितना दिया गया, द्रव्यमान तो 10 किलोग्राम दिया गया है, v का मान कितना दिया गया, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 पंचे 10 और 5 का गुणा होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 में, तो हो जाएगा 20। तो 20 जूल आ गया, ये ऊर्जा आ गई। और यहाँ पे बताना है 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, तो औसत ऊर्जा, इसको शक्ति भी कह सकते हैं क्योंकि कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। और जो ऊर्जा होती है, खर्च की गई ऊर्जा, वो कार्य के बराबर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको शक्ति भी कह सकते हैं। तो ये ऊर्जा बटे समय के बराबर हो जाएगी, E/T के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ऊर्जा दी गई है 20 जूल और टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड। ठीक है, तो 20 बटे 20 सेकेंड हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट। अगला क्वेश्चन है, समरूप अंग हैं, तो समरूप अंग क्या होते हैं। तो समरूप अंग जो है दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं, इनको समरूप अंग कहते हैं। और इसी के अपोजिट होते हैं समजात अंग। समजात अंग कैसे होते हैं, तो ये जो है उत्पत्ति के आधार पर अलग नहीं होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं लेकिन दिखने में अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं लेकिन दिखने में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दिए गए सभी रज्जुकी यानी कार्डेटा, तो इनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, बताना है कौन सी विशेषता कार्डेटा की नहीं होती है। तो कार्डेटा क्या होते हैं, तो ऐसे प्राणी जिनमें मेरुरज्जु पाया जाता है उनको कार्डेटा कहते हैं, या इनको रज्जुकी कहते हैं, या कशेरुकी प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो विशेषताएं होती है वो यहाँ पे कुछ दी गई हैं, देखते हैं कौन सा इसमें गलत होगा। दिया गया है इनमें पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है। तो कार्डेटा में जो है पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, और जो नॉन कार्डेटा होते हैं यानी अकशेरुकी होते हैं,
इनमें पृष्ठीय तंत्रिका नाल नहीं होती है, उनमें अधरीय तंत्रिका नाल होती है। दिया गया है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये कथन जो है गलत होगा। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय। तो जो कार्डेटा होते हैं वो द्विस्तरीय नहीं होते हैं, इनका शरीर 3 स्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। इसमें जो है 3 स्तर होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा एंडोडर्म, तो ये त्रिस्तरीय होते हैं। जबकि जो नॉन कार्डेटा होते हैं वो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय दोनों हो सकते हैं। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। कार्डेटा हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बताना था कौन सा कथन गलत है। और फिर दिए गए सीलोमेट होते हैं, तो इनमें सीलोम पाया जाता है, इसीलिए ये जो है कहे जाएंगे सीलोमेट होते हैं। और इनमें मेरुदंड होता है, तो बिल्कुल इनमें मेरुदंड होता है। ठीक है, तो इनमें जो है मेरुदंड किसी न किसी रूप में पाया जाता है, तो ये भी कथन सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।